नमस्कार। आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 63% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। करीब 21% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जबकि सवर्णों की संख्या 15.5% है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.5% से ज्यादा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनसे लेकर तेजस्वी यादव तक सब ने कहा कि अब पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तभी सभी वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से हक दिलाया जा सकेगा। आरजेडी और जेडीयू ने जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक कदम बताया है, जबकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस कदम को लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश बताया। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को जातियों की गिनती बताने के बजाय यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस वर्ग के लोगों को कितनी नौकरियां दी। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के इस दाव से राजनीति पर क्या असर होगा। बिहार के जाति समीकरण किस तरह से बदलेंगे? क्या लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों के गठबंधन को इससे कोई फायदा होगा? बीजेपी नीतीश और लालू के इस दाव का कैसे जवाब देगी? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या जातिगत जनगणना के आंकड़ों से आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे कराया उसके नतीजे क्या कहते हैं, कास्ट सर्वे का रिजल्ट क्या है। आज बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है उसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की है। आज हम आपको बिहार की कास्ट सेंसस का एक एक डेटा देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार में किस जाति की आबादी कितनी है और उसके बाद कास्ट का ब्रेकअप बताएंगे। आज जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सवर्ण यानी अपर कास्ट के लोगों की आबादी 15.52% है। ओबीसी की आबादी 27.12%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी 36%। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी 1.68% है। आज कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट पब्लिक की गई उसके मुताबिक बिहार में कुल 33 जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 134 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है। ओबीसी में अकेले यादव ही 14.2% है, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81% और वैश्य 2.31% है। आज कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार ने सिर्फ जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, लेकिन सर्वे में लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आंकड़े जुटाए गए हैं। सारे आंकड़ों पर कल सर्वदलीय मीटिंग में चर्चा होगी। नीतीश कुमार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, बीजेपी के जनक राम, कांग्रेस के अजीत शर्मा, सीपीआई-एमएल के महबूब आलम, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश साहनी, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और सीपीएम के अजय कुमार शामिल होंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस मीटिंग में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों में से किसी को भी नहीं बुलाया गया और नीतीश का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी न्योता नहीं भेजा गया है। आज नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, ये काम पूरे देश में बहुत पहले होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने कहा कि अब साइंटिफिक डेटा सामने है, सबको पता है किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसलिए सरकार को भी सभी वर्गों के लोगों के लिए उनकी आबादी के हिसाब से नीतियां बनाने में आसानी होगी। सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की भी संख्या बढ़ी है ना। अरे 16 सुना ना भाई, 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है
तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसीलिए कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। तो आप उसकी चिंता मत करिए। अरे अब कल मीटिंग करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू कर दिया अति पिछड़ी जातियों के लिए। अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में, सबसे ज्यादा है। तो अब क्या प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? ये सब हमको कोई पता नहीं है क्या लागू किया। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नहीं कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आज रिलीज किए गए उसमें राज्य की कास्ट इक्वेशन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस जनगणना से यह भी पता चला कि बिहार में किस धर्म के लोगों की आबादी कितनी है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.99% यानी करीब 82% है। मुसलमानों की आबादी 17.70% है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की तादाद बहुत कम है। तो आज कास्ट सेंसस का जो डेटा रिलीज किया गया, अगर सिंपल अरिथमेटिक से उसे देखें तो ये आंकड़े बिहार में फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टियों यानी आरजेडी और जेडीयू के लिए फायदेमंद हैं। बिहार में 17.7% मुसलमान और 14.2% यादव वोट हैं, यानी करीब करीब 32% आबादी मुसलमान और यादवों की है। मुसलमान और यादव यानी MY फैक्टर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोट बैंक माना जाता है। अगर इसमें नीतीश कुमार का लव कुश फैक्टर यानी कुर्मी और कुशवाहा और जोड़ दिया जाए और इनकी आबादी 7% है, यानी लालू और नीतीश की पार्टी के लोग कह सकते हैं कि उनके 39% वोट पक्के हैं। लेकिन राजनीति में जातियों का गुणागणित हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि किसी भी जाति के पूरे वोट किसी एक पार्टी या नेता को नहीं मिलते। दूसरी बात, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के सबसे लोकप्रिय नेता तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में अगर OBC और EBC में शामिल दूसरी जातियों को देखें तो इनमें बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेली समाज से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में करीब 3% है। इसके अलावा वैश्य, मुकेश साहनी की वजह से मल्लाह, नोनिया और बढ़ई जातियां बीजेपी के साथ हैं। लेकिन लालू और नीतीश की कोशिश है कि कास्ट सर्वे के नाम पर लोगों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद किया जाए। तेजस्वी यादव अब 85 वर्सेस 15 की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आज OBC, EBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की आबादी 85% है, इसलिए इन वर्गों के लोगों को न्याय दिलवाना जरूरी है और यह तभी होगा जब सारे देश में जातिगत जनगणना होगी। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की पूरी कोशिश है कि पिछड़े वर्ग को एकजुट किया जाए, इसलिए अब इन दोनों पार्टियों के नेता अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रहे हैं। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लोगों को स्थानीय निकाय चुनावों में पहले ही रिजर्वेशन दे दिया था।
अब यह भी पता लग गया है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% से ज्यादा है, तो सरकार इस वर्ग के लिए और भी नीतियां बनाएगी। अति पिछड़ी जातियों की जो आबादी है 36% है, तो आपको लगता है ये मांग इसी के लिए उठेगी और यही निर्णायक होगा? ये भी अनुमान था, अति पिछड़ी आबादी जो है सबसे बड़ी होगी। इसलिए आप देखिएगा, पहले जो है जो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में या नगर निकाय में, उसके पहले विधानसभा क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ यादव कितना है, यहाँ राजपूत कितना है, यहाँ भूमिया। जब आरक्षण के बाद जो है जो ताकत उभर करके सामने आई, उसके बाद पहला सवाल यही होने लगा कि भाई अति पिछड़ों की आबादी कहाँ है। तो वो एक मिराकल हुआ, उसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और बाकी लोगों को भी उसकी जो ताकत है उस ताकत का अंदाजा लगा। महागठबंधन के नेताओं को आज ईबीसीज यानी अति पिछड़ा वर्ग की याद आ रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वर्ग में बीजेपी ने अपनी जबरदस्त पैठ बनाई है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में अगर यादव जाति के लोगों को छूट दिया जाए तो बाकी ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ गए। बिहार में नीतीश कुमार की वजह से कुर्मी वोट बैंक जरूर अब भी उनके पीछे है, लेकिन बढ़ई, नूनिया, कुम्हार, मल्लाह जैसी जातियों का समर्थन बीजेपी को मिला है। बिहार में मल्लाह जाति के वोटर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी के पीछे लामबंद हैं। हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, जिसका फायदा भी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को ही ज्यादा मिलने वाला है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस जातिगत जनगणना का फायदा उसी को होगा, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास को लेकर चलता है। कुछ लोग वंशवाद, भ्रष्टाचार और परिवार के हित में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के भाव में चलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये लाभ ही करेगा। और जो अपने वंशवादी, परिवारवादी मानसिकता से जमींदारी के भाव में बंधुआ मजदूर बना करके जिसको रखते थे, वो हिस्सेदारी मांगेगा और आज उनके लिए ज्यादा खतरा उत्पन्न होगा। जो लोग इसके नाम पर ये अंतिम चाल और अंतिम राजनीति इनकी है, इसके बाद क्या करेंगे? बीजेपी के हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेंगे नीतीश कुमार। सत्ता प्राप्ति के लिए ये कितना भी तिक्रमी कदम उठा लें, बिहार की जनता ये बड़े भाई छोटे भाई के पाप से त्राहिमाम कर रहा है। इनके भ्रष्टाचार अपराध से पूरा बिहार जल रहा है, व्यथित है। इसलिए इनका कोई चाल सफल नहीं होगा। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि कास्ट सर्वे नीतीश कुमार की आखिरी चाल है और यह चाल भी नाकाम होगी। लेकिन जेडीयू के नेताओं का दावा है कि जातिगत जनगणना करवाकर नीतीश कुमार अब कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के लेवल के नेता बन गए। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। अब उन्हें सारे देश में घूम घूम कर कास्ट सेंसस करवाने की अपनी उपलब्धि गिनवानी चाहिए, जिससे मोदी सरकार पर भी जातिगत जनगणना करवाने का दबाव बन सके। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बना करके उनमें जो आर्थिक तौर पर विपन्न लोग हैं उनके भी कोटे की मांग की थी, और हमने ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को भी उचित माना है। लिहाजा जो स्वर्ण वर्ग के ईडब्ल्यूएस के जो वीकर सेक्शन है, अब वो उनको भी हम इसी में शामिल करते हैं।
तेजस्वी यादव बिहार में 85 वर्सेस 15 की बात कर रहे हैं। केसी त्यागी सवर्णों और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कर रहे हैं। यानी कोशिश दोनों हाथों में लड्डू रखने की है। लेकिन जहां तक बिहार की सियासत की बात है, यहां सवर्ण वोटर हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। वैसे इस कास्ट सर्वे से एक बात यह भी निकल करके आई कि बिहार में कोई भी सवर्ण जाति 5% नहीं है। बिहार में सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। दूसरे नंबर पर राजपूत हैं 3.45%, भूमिहारों की संख्या है 2.86% और कायस्थ हैं 0.6%। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश है। गिरिराज सिंह ने पूछा कि लालू और नीतीश को अब पिछड़ों और दलितों की याद आ रही है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि वो 33 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं। इन 33 सालों में लालू और नीतीश दोनों ने पिछड़ों और दलितों के लिए क्या किया? जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। गिरिराज सिंह भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में वोट जाति के नाम पर पड़ते हैं। बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए बीजेपी भी जातिगत जनगणना का कभी विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी ने कास्ट सर्वे का समर्थन किया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर मोहर लगाई थी, तब बीजेपी ने भी उसका सपोर्ट किया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी करने से क्या होगा, नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि वो इस कास्ट सर्वे का करेंगे क्या, कितने लोगों को नौकरी देंगे। बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का यह आदत रहा है, जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा की कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुन कर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया और हमारे ही समर्थन से इस जातीय सर्वेक्षण का काम शुरुआत हुआ। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। क्या लगता है इसका फायदा नीतीश जी उठा पाएंगे? नहीं, नीतीश जी जीरो पे हैं। नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलना है, राजनीतिक तौर पर एबॉलिश हो चुके हैं। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में हुए कास्ट सर्वे में एक और जो अहम बात सामने आई है, वो है अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि दलितों की जितनी आबादी बताई जा रही थी, जातिगत जनगणना में ये संख्या उससे ज्यादा बढ़कर आई। बिहार में करीब 20% दलित हैं, जिनमें मूची, रविदास, दुसाध और मुसहर जैसी जातियां शामिल हैं। हालांकि कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के कास्ट सर्वे पर सवाल उठा दिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातिगत जनगणना में गड़बड़ियां हुई हैं, सियासी मकसद से सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर सरकार का मकसद सभी जातियों को आर्थिक न्याय दिलाना है, तो फिर आर्थिक आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए? जातीय आंकड़ों पर जोर क्यों दिया जा रहा है? सवाल है कि कोई भी व्यक्ति, हमने कहा ना कि कितनी जगह से हमारे पास फोन और मिलकर भी कुछ लोगों, तो अब लोगों से जो लोग बता रहे हैं, बड़ी संख्या है जिनसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने संपर्क ही नहीं किया, तो उनका आंकड़ा कैसे आए? तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि इसके सुधार की दिशा में हमको जो लगा, हमने सरकार से आग्रह किया कि आप सार्वजनिक कीजिए, समय दीजिए। तो निश्चित रूप से अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तब तो इस तरह का जो आरोप है, उस आरोप में सत्यता है या प्रमाणित हो जाएगा स्वतः। इसलिए सरकार को करना चाहिए। शुद्ध रूप से पॉलिटिकल फायदा के लिए कर रहे हैं, यह बात तो
प्रमाणित है। इसलिए कि आर्थिक आंकड़ा नहीं जारी करना, सिर्फ जात के बारे में जारी करना, और जो आशंका है लोगों की, वह आशंका चारों तरफ से, तो इन तमाम चीजों को देखिए तो इनकी मंशा गरीबों का उत्थान नहीं है, इनकी मंशा राजनीतिक लाभ, और वह भी तत्कालिक चुनाव में लाभ के लिए। कास्ट सर्वे में गड़बड़ी का आरोप ओम प्रकाश राजभर ने भी लगाया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की सियासत का केंद्र यूपी है, लेकिन उनका कहना है कि वो बिहार भी काफी घूमे हैं, इसलिए आज जारी हुए आंकड़ों को देखने के बाद लग रहा है कि कुछ जातियों की संख्या तो ज्यादा बताई गई है और कुछ को गायब कर दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिली। सारी मलाई या तो यादव समाज के लोग खा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार की कुर्मी जाति के लोग। 36% अति पिछड़ों का आंकड़ा आया है। 36% आबादी वालों को लंबे समय से नीतीश जी, लालू जी धोखा दे रहे हैं। इनको हिस्सेदारी देने के सवाल पे बात तो बड़ी लच्छेदार करते हैं सामाजिक न्याय की। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फिर ये 36% जो आबादी है, अत्यंत पिछड़े या अति पिछड़े कह लीजिए, इनको दिया क्या इन लोगों ने? जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता है उसके आबादी तो ज़्यादा बता दिया गया। राजवंशी, रजवार, भौर, राजभर, राजधोक परसेंटेज में नहीं है। सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, अररिया, मैं घूमा हूँ 26 जिले में। जितना आंकड़ा वो सब दे रहे हैं कि इतनी आबादी है, उतना तो एक जिले नवादा में खाली राजवंशी रजवार का है, इतना वो आंकड़ा दे रहे हैं। बिहार में आज कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक होने से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है इंडिया अलायंस के नेता। इन पार्टियों के नेताओं को लग रहा है कि बिहार में कास्ट सर्वे होने के बाद अब मोदी सरकार पर दबाव पड़ेगा कि वो देश भर में कास्ट सेंसस करवाए। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी यही कह रहे हैं कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों का भला तभी होगा जब सरकार के पास उनकी आबादी को लेकर आंकड़े होंगे। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है कि हमें जाति जनगणना करवानी है। लेकिन जात पात की राजनीति करने वालों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया। ग्वालियर में एक रैली में मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां, भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां जब सब मुद्दों पर फेल हो गई तो अब जात पात की राजनीति करने लगी। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं।
वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने आज जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करके एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया। अब एंटी मोदी मोर्चे में शामिल तमाम पार्टियां अपने अपने राज्य में कास्ट सर्वे कराने की मांग करेंगी। शरद पवार, अखिलेश यादव और संजय सिंह ने आज यही किया। इसके बाद चुनाव में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा लगेगा। इसके बाद आबादी के हिसाब से आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग होगी। फिर सत्ता में हिस्सेदारी की बात कही जाएगी। मतलब अब समाज को अगड़े पिछड़े में बांटकर वोटों को पोलराइज करने की कोशिश होगी। सभी पार्टियां खुद को पिछड़े और दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन एंटी मोदी मोर्चे में शामिल पार्टियों में कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं और हर राज्य का समीकरण अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता पूछेंगे कि अगर विपक्ष पिछड़ों का हितैषी है तो बताए कि पिछड़े वर्ग के किस नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगा। इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं होगा। बीजेपी दावा करेगी कि देश को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री तो पार्टी नहीं दिया और नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अपनाया। विरोधी दल अगड़े पिछड़ों की बात करेंगे। बीजेपी सामाजिक न्याय के साथ साथ कानून व्यवस्था, नौजवानों को रोजगार और विकास की बात करेगी। आज इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और मध्य प्रदेश की रैलियों में मिले। नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में थे। चित्तौड़गढ़ में मोदी सबसे पहले सांवरिया सेठ मंदिर गए, जहां वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया गया। मोदी ने सांवरिया सेठ के दर्शन किए, पूजा की। इसके बाद सभा स्थल तक एक रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ मोदी के स्वागत के लिए खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर सीधा निशाना साधा। मोदी ने राजस्थान में करप्शन और क्राइम से अपनी बात शुरू की। उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काटने की घटना का जिक्र किया। महिलाओं के साथ बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी और राजस्थान में बढ़ रहे क्राइम रेट को लेकर सवाल उठाया। मोदी ने कहा कि राजस्थान में 5 साल से सिर्फ कुर्सी का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पब्लिक की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और कुछ लोग गहलोत से हिसाब चुकता करने में जुटे रहे। राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी ने कहा कि अब तो अशोक गहलोत ने भी मान लिया है कि उनकी विदाई होने वाली है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने वाली है। लोग मोदी की बात सुनकर चौंक गए, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि अशोक गहलोत ने कब और कैसे यह माना कि उनकी सरकार जाने वाली है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं।
और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए, ऐसा कह रहे हैं वो। तो पहले तो गहलोत जी आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि राजस्थान में असेंबली का इलेक्शन वहां के किसी लोकल लीडर के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी कमल के निशान पर लड़ेगी, कमल ही उनकी उम्मीद है, कमल ही उनका उम्मीदवार। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। मोदी की ये बात राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने भी गौर से सुनी और कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से इस पर रिएक्शन भी आ गया। गहलोत सरकार में मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के लीडर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नरेंद्र मोदी की बात का मतलब साफ है कि राजस्थान में बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई दमदार नेता नहीं है, सारे छुटभैया नेता हैं। वो पार्टी के सबसे शीर्ष नेता है, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी का निशान ही उनका चेहरा है, तो उनका हक है। अब उन्होंने मान लिया। और यहाँ राजस्थान में किसी नेता में, बीजेपी वाले में दम भी नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की बात का जवाब दे दे। जब लीडरशिप खत्म हो जाए राजस्थान में, तब इस तरह के बयान आते हैं। राजस्थान की वो लीडरशिप नहीं रही जो भैरव सिंह शेखावत ने दी थी। शेरे राजस्थान भैरव सिंह शेखावत, हिंदुस्तान का एक ही सिंह, राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह। कोई भैरव सिंह जी जैसा बन नहीं पाया बीजेपी में। सब छुटभैये नेता है। खुलकर बात हो रही है, किसी के हाथ में लीडरशिप नहीं। अब केंद्र के नेता यहाँ प्रचार संभाल रहे हैं। राजस्थान के बीजेपी के नेता फेल हो गए, इसलिए केंद्र के नेताओं ने कमान संभाल ली। इसके बाद सचिन पायलट सामने आए तो उन्होंने मोदी के राजस्थान दौरे पर ही सवाल उठा दिए। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान के लिए कुछ किया ही नहीं। अब इलेक्शन नजदीक है तो मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता समझ रही है कि उनके आने का, दौरे लगाने का, बार बार करने का उद्देश्य क्या है। अगर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भलाई की बात होती तो मैं समझता हूं जो पिछले 5 साल का कार्यकाल निकला है केंद्र सरकार का, उसमें सारे सांसद बीजेपी के थे, 25 के 25, और राजस्थान की जो विशेष मांगे थी उनको पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करी गई। वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं। तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे, और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि अब सचिन पायलट का रुख बदल गया है। वो अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं।
राजस्थान में कांग्रेस की कैंपेन की कमान फिलहाल गहलोत और सचिन पायलट ही संभाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में नेशनल लीडरशिप ने आक्रामक कैंपेन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में 4 सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का सिर्फ एक प्रोग्राम हुआ है। खबर है कि राहुल 6 अक्टूबर को राजस्थान में रैली कर सकते हैं, हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और राहुल गांधी आज अमृतसर में थे। अमृतसर में राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हुआ। राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल पहुंचे, दरबार साहिब में उन्होंने माथा टेका। इसके बाद वो अकाल तख्त गए। लंगर हॉल में उन्होंने संगत के साथ बैठकर झूठे बर्तन साफ करने की सेवा की। चूंकि ये राहुल गांधी की पर्सनल विजिट थी, इसलिए राहुल गांधी की अमृतसर यात्रा के दौरान कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर या कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। राहुल रात को भी गोल्डन टेम्पल गए, उन्होंने फिर सेवा में हिस्सा लिया। गोल्डन टेम्पल में आए श्रद्धालुओं को पानी पिलाने की सेवा की। इसके बाद राहुल गांधी शाम को पाठ में शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट किया कि ये राहुल का निजी दौरा है, कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए ना जाए। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि सिखों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई। शर्मा ने लिखा कि दादी ने गोलियां चलवाई, पोता सेवा कर रहा है, इसी को कहते हैं मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी आज रात अमृतसर में ही रुकेंगे। मंगलवार सुबह वो गोल्डन टेम्पल में होने वाली पालकी सेवा में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी ऐसे वक्त पंजाब में आए हैं जब इंडिया अलायंस में उनकी पार्टनर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के रिश्ते तनाव के दौर में हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेता तो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का भी विरोध कर रहे हैं। यह संयोग है कि जिस दिन राहुल गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे थे, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल पटियाला में थे। पटियाला के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी को जायज ठहराया। केजरीवाल ने कहा कि वो किसी भी हालत में पंजाब में नशे को पनपने नहीं देंगे, नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसके बाद केजरीवाल का लहजा कुछ नरम हुआ। उन्होंने सारी पार्टियों से अपील की कि वो इस लड़ाई में उनकी सरकार का साथ दें। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल और कांग्रेस का रिश्ता मजेदार है। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को कोसते हैं और नेशनल लेवल पर मोदी को हराने के लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का भरोसा देते हैं। इसी चक्कर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के नेता कंफ्यूज्ड हैं। बीजेपी और ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने राजघाट पर धरना दिया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल के हिस्से का पैसा रिलीज नहीं कर रही है। मनरेगा और आवास योजना का पैसा बंगाल सरकार को नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल के 100 से ज्यादा नेताओं के साथ अभिषेक बनर्जी राजघाट गए। बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद सारे नेता धरने पर बैठ गए। हाथ पर काली पट्टी बंधी थी, हाथों में पोस्टर थे। इन पोस्टरों पर मोदी सरकार के लिए सवाल थे कि गरीबों का पैसा क्यों रोका। आज का धरना सिर्फ ट्रेलर था, कल टीएमसी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि कल होने वाले प्रोटेस्ट में इन योजनाओं में काम करने वाले लोग हिस्सा लेंगे। उसके बाद पार्टी का डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल ही अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने भी पेश होना है, लेकिन आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे, वो जंतर मंतर पर धरना देंगे। अभिषेक बनर्जी ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटवा दिया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी डर गई है, दिल्ली पुलिस ने उन्हें राजघाट में धरना देने से रोका, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार किया।
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चूंकि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए मोदी सरकार बंगाल के लोगों से बदला ले रही है, बंगाल के लोगों के हक का पैसा रोक रही है। बीजेपी डरी हुई है। ये 56 इंच छाती की जो बात होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का 56 इंच छाती। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी का ताकत नहीं है, कोई भी माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि उस जनता का दम को रोक के दिखाए। 2 करोड़ लोगों की अर्निंग है, जो 2 करोड़ लोगों की पैसा है, वो आप इतने दिन तक रोक नहीं सकते हो। और अगर आप रोकना चाहते हो तो बंगाल से आप जो इनकम टैक्स या जीएसटी के नाम पे पैसे उठाते हो, उसको बंद करो। अगर उसको आपने बंद कर दिया तो हम लोग पैसे नहीं मांगेंगे। आप खाली बंगाल से पैसे ले रहे हो और बंगाल को दे कुछ नहीं रहे हो। और ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पैसा छोड़ के, ये बंगाल की जनता के पैसा है। आप 1 लाख करोड़ रुपया बंगाल से उठाते हैं तो भाई 20,000 करोड़ देते हैं, 25,000 करोड़ देते हैं, 70% पैसा तो आप फिर भी रखते हो। उस पैसे से आपका प्रोपागेंडा चलता है। 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके नई सांसद भवन, पार्लियामेंट हाउस बन रहा है और लोगों का 1.5 लाख रुपए घर का पैसा आप रोक के रखे हो। जो 2 साल पहले से काम करके घर में बैठे हुए हैं, किसी का 8,000 रुपए ड्यू है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 15,000 है। आप इसलिए रोक के रखे हो क्योंकि बंगाल के जनता ने आपको हराया, आपको रिजेक्ट किया, आपसे मुंह फेर लिया, और ये चीज बीजेपी से सहन नहीं हो रहा है। टीएमसी का दावा है कि मनरेगा और दूसरी स्कीम्स का करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। नियमों के मुताबिक ये पैसा 15 दिन में रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार का पैसा रोक रखा है, इसलिए मजदूरों की पेमेंट भी रुकी हुई है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने का बार बार वक्त मांगा गया, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी गरीबों का हक मार रही है, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो अपनी जगह पे है, लड़ाई होती रहती है, हम भी कभी उस तरफ थे, वो लड़ाई होती रहती है, लेकिन पूरे बंगाल के जनता को इस तरीके से जो है वंचित करना और आवास योजना और 100 दिन का काम का जो पैसा उन्होंने रोक के रखा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसके खिलाफ ही हमारा आज ये वही हमारा मुद्दा है। गरीब लोग जो हैं इससे जो है प्रभावित है और उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है। जो 100 दिन का काम करते हैं, उनके पास जॉब कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप पैसा नहीं दे रहे। और मैं एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं भी तो मंत्री यहाँ पे था, लेकिन अगर ऑपोजिशन के कोई लोग हमें मिलने के लिए आ रहे हैं, हम उनका सामना तभी नहीं करते हैं जब हमको मालूम है कि उनके लॉजिक के सामने, उनके युक्ति तर्क के सामने हम हार जाएंगे। गिरिराज सिंह जी क्यों मिलने से मुकर रहे हैं, मुझे बताइए। अगर उनके पास कोई ठोस ऐसे वक्तव्य है जिससे वो बोल सकते कि इस वजह से आपको पैसा हम नहीं दे रहे, तो मिले। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, अभिषेक जी से मिले, वो एक एमपी भी है, मैं भी एक्स एमपी हूँ, सारे मंत्रियाँ कलकत्ता से आए हुए हैं। आप हमसे मिले और हमें बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या और दस्तावेज आपको देना है। आप मिलने से ही इनकार कर रहे हैं, उससे आपके दिल में कुछ ना कुछ तो खोट होगा। आप क्यों नहीं मिल रहे? अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के निशाने पर गिरिराज सिंह थे, लेकिन गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में थे, इसलिए उन्होंने बेगूसराय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तृणमूल कांग्रेस के हर आरोप का जवाब दिया। गिरिराज ने कहा कि मोदी सरकार ने बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इन स्कीम्स में पिछली यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसा दिया गया, लेकिन जब इन स्कीम्स के तहत हुए कामों की जांच के लिए केंद्रीय टीम गई तो हर लेवल पर घोटाले के सबूत मिले। बार बार कहने के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार ने करप्शन करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए अब केंद्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने पर विचार कर रही है। यूपीए में केवल 58,000 करोड़ मिला था, लेकिन भारत सरकार ने 2,05,000 करोड़ देने का किया। गरीबों के नाम पर ये 54,000 करोड़ गड़प कर गए और हमने किसी स्कीम में पैसा नहीं रोका। ये नहीं कि मैं कोई भेदभाव किया, लेकिन जब मनरेगा में गबन होने लगा,
और जांच कमेटी को सहयोग नहीं करने लगा। और सबसे बड़ा नमूना है कि जब आधार सेटिंग किया तो लगभग 25 लाख जॉब कार्ड में हेरफेर पाया और ये 25 लाख मजदूरों के नाम पर पैसा गबन करते रही। अब लग रहा है कि चोरी और सीनाजोरी, अब मुझे समय आ गया है कि इसकी जांच हम अब सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहा हूं कि गरीबों का पैसा, लूटे हुए पैसा गरीबों को वापस करें। 25 लाख जॉब कार्ड जो डुप्लीकेट, फेक, मरे हुए लोगों के नाम पर, इसकी राशि को कहां गबन किया, ये भारत सरकार और देश की जनता जानना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर मनरेगा का फंड रिलीज न करने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी समेत बंगाल सरकार के जितने मंत्री आज धरने में शामिल हुए, उनमें से कोई गिरिराज सिंह के इन आरोपों का जवाब नहीं दे रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए नोटिस का कोई जवाब क्यों नहीं आया, करप्शन के जो इल्जाम लगे उनकी जांच क्यों नहीं की गई, भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने आईसिस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज भी है। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। शाहनवाज पुणे आईसिस केस में वांटेड था। शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर है और पुलिस ने उसे जयपुर से पकड़ा था, जबकि इसके 2 साथियों रिजवान को लखनऊ से और अरशद वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि आतंकवादी नॉर्थ इंडिया को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी थे। ये तीनों त्योहारों के मौके पर भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। शाहनवाज के ठिकाने से बम बनाने का मटेरियल, पिस्टल, बम बनाने का लिटरेचर और एक लिक्विड मिला है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में होता है। शुरुआती पूछताछ में आतंकवादियों ने माना है कि उन्होंने बम बनाने के ट्रायल भी कर लिए थे। दक्षिण भारत के जंगली इलाकों में लो इंटेंसिटी के बम विस्फोट करके देखे थे। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने बताया कि पुणे पुलिस ने शाहनवाज को उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा। जब पूछताछ हुई तो आईसिस का मॉड्यूल सामने आया। पता लगा कि शाहनवाज देश में आईसिस के लिए काम कर रहा है। वो बम बनाने में लगा है, धमाके करना चाहता है। पुणे पुलिस ने उस वक्त एनआईए से संपर्क किया, पूरी जानकारी दी, लेकिन इसी दौरान शाहनवाज पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। एनआईए ने उसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा था। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शाहनवाज के दिल्ली में छिपे होने की खबर मिली। उसके ठिकाने पर रेड हुई और यह आतंकवादी पकड़ा गया। इनका बेसिकली टारगेट रहता है कि जो पैसा भी इकट्ठा करना है वो इन्होंने यहाँ पे कोई क्राइम करके आगे फर्दर टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इकट्ठा करना है। तो उसी के चलते उसको ये माले गनीमत बोलते हैं। तो उसी के चलते इनको ये था कि अगर बाइक भी चोरी करके बाद में टेरर इंसिडेंट में यूज़ करना है तो वो भी इन्हें खुद उसको अमल में लाना है। तो जब ये उस दिन गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहाँ पकड़ा। और इनका जो साथी था शाहनवाज, जो कि बाद में जिस पे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ, अपने और 3 साथियों के साथ सब पे 3-3 लाख का एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया। ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तो ऑलरेडी हम इस मॉड्यूल पे बड़ी देर से काम कर रहे थे, लेकिन ये इनपुट आने के बाद एक जो एफर्ट था वो और ज़्यादा इसमें तेज़ी लाई गई। ये राहत की बात है कि ये आतंकवादी अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होते उससे पहले ही पकड़ लिए गए। अब उम्मीद करनी चाहिए कि इनके दूसरे साथी भी जल्द पकड़े जाएंगे और आईसिस मॉड्यूल का पूरी तरह खात्मा होगा। वनवास के दौरान जिन जिन जगहों पर भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, अब
उसकी गाथा स्तंभों के जरिए लोगों को बताई जाएगी। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक 290 जगहों पर ये स्तंभ लगाए जाने हैं। इसकी शुरुआत अयोध्या के मणि पर्वत से होगी। यहां लगाया जाने वाला पहला स्तंभ राजस्थान से अयोध्या पहुंच गया है। बलुआ पत्थर से बने इस स्तंभ की कारसेवकपुरम में पूजा अर्चना की गई। ये पूरी योजना अशोक सिंघल के नाम पर बने ट्रस्ट की है और वही इसके खर्च का जिम्मा भी उठा रहा है। इस विशेष स्तंभ में वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक और उसका अर्थ 4 भाषाओं में लिखा हुआ है। अगर किसी को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर एक QR कोड भी लगाया गया है। इसे स्कैन करने पर उस स्थान का पूरा डिटेल मिल जाएगा। वन गमन के वक्त महल से निकलने के बाद श्री राम सबसे पहले मणि पर्वत पर रुके थे, इसलिए स्तंभ को सबसे पहले यहीं स्थापित किया जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।